हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग सीयूईटी यूजी साल 2022 का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर आया था आपका, उसको हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अच्छे से डिटेल में आपको मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा, समझाऊंगा। और साल 2023 का जो पेपर है वो पहले से अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साल 2024 के जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। वीडियोस कंटिन्यूसली मैं चैनल पे डाल रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो भी देख लो, ताकि अच्छे से आप सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके फॉर्म अपना भर पाओ। उसके बाद अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले साल बहुत बच्चों के 200 में से 200 नंबर आए थे। इस बार मेरा एम है कि सबके 200 में से 200 आने चाहिए। तो पूरी तैयारी से मेहनत से लग जाओ, क्योंकि अब आप जा रहे हो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज में, और आप जिस ड्रीम कॉलेज के लिए आप सोच रहे हो वहां जाने के लिए देखो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। तो फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप करो, कोई भी क्वेरी है पूछो, अच्छे से समझो कोर्स के बारे में। और सिर्फ 500 रुपीज़ का ये कोर्स है। जब जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम आपके साथ हैं, पूरी तैयारी आपकी हम इसमें करवाएंगे। चलो अब शुरू कर देता हूं मैं पेपर के बारे में, कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपको एक एक करके मैं चीज़ें समझाता हूं। आपको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि आपके पेपर से रिलेटेड है। सबसे पहला, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। साल 2024 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन का आपके पास चॉइस होता है कि आप इनको छोड़ सकते हो। तो 40 क्वेश्चन आपको इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं, और वो 10 क्वेश्चन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं वो भी मैं आपको समझाता चलूंगा, कि किस तरीके से आपको कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो टोटल आपका 5 मार्क्स का होता है, और आपका -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 40 × 5 करोगे तो 200 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, चलो एक एक करके अब हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। और जैसे कि मेरी टेक्निक है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देख के उसका आंसर देख के आगे नहीं बढ़ जाएंगे, बल्कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मैं ऑप्शन से आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, वो सारी चीजें जो है वो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा ठीक नहीं है। सोसाइटी इज अ मस्ट फॉर ह्यूमंस, सोसाइटी जो है, जो आपके अगल बगल लोग रहते हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी इज़ एन एजुकेटिव मीडिया फॉर ह्यूमंस, सोसाइटी जो है वो लोगों को एजुकेट करने में हेल्प करती है। सोसाइटी इज़ अ साइकोलॉजिकल सेंचुरी फॉर ह्यूमंस, सेंचुरी को आप जैसे विहार समझ सकते हो, तो ये एक साइकोलॉजिकल एक ट्रेनिंग करने का तरीका होता है ह्यूमंस का। और फोर्थ ऑप्शन है, ह्यूमंस आर सेल्फ सफिशिएंट इन मीटिंग आउट देयर बेसिक नीड्स, सो दे डोंट रियली नीड सोसाइटी। चौथा ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि ह्यूमन जो लोग होते हैं वो अपने में ही सारी चीज़ें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, उनको सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल आपका जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट करेक्ट। लोग जो है भाई सोसाइटी की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, उसके बिना आप चीज़ों को नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो कि आप इजीली स्कोर इसमें आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज किस ईयर में बनी थी, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं। बेसिकली हम 3 तरह की एक्सरसाइजेज पढ़ेंगे, मैं एक एक करके आपको फटाफट इनको ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपकी हो गई आइसोकाइनेटिक, जो कि आपके ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड आपका जो तरीका होता है दैट इज आइसोमेट्रिक, ठीक है, METRIC। और थर्ड जो है दैट इज आइसोटोनिक। ठीक है, 3 तरह के एक्सरसाइजेस के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, ध्यान से समझना। आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जहां पे रेंज ऑफ मोशन जो आपका होता है वो फिक्स होता है। इसको और इजी कैसे समझ सकते हो, आप लोग जिम जाते होगे, जिम में आपकी बटरफ्लाई वाली मशीन होती होगी जहां पे चेस्ट की आप एक्सरसाइज करते हो, लेग प्रेस होता है, शोल्डर प्रेस होता है। उन मशीन्स में क्या होता है, उनका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो फिक्स रहता है। शोल्डर प्रेस वाली मशीन को आप ऐसे ही ऊपर लेके जाओगे और ऐसे ही नीचे लेके आओगे। तो ये जो मशीन्स जिनका जो पाथ होती है जो फिक्स होती है, उनको हम आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेज उनके अंदर कर सकते हैं, या फिर आइसोकिनेटिक मशीन्स हम उन मशीन्स को बोलेंगे, और एक्सरसाइजेज हमारी आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। आइसोमेट्रिक क्या होता है, जो इसमें आइसो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम, और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। तो वो एक्सरसाइजेज जहां पे आपकी मसल्स की लेंथ जो है वो सेम रहती है थ्रू आउट योर वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कहते हैं। इसका एग्जांपल इजी सा देख लो, प्लैंक। जब हम प्लैंक करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो स्टिल रहती है। बॉडी में हमारी मसल्स में हीट तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमारी मसल्स में शॉर्टनिंग या लेंथनिंग वो बड़ी छोटी नहीं हो रही है। एक फिक्स पैटर्न पे कुछ मिनट्स के लिए जब तक आप प्लैंक कर रहे हो वो रुकी है। तो ये वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। लास्ट वाली जो है आइसोटोनिक, ये सबसे बेसिक हो जाती है जब आप जिम में जाके बाइसेप्स कर्ल्स करते होगे।
ये डोले लगाते हो जब अपने, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है आपकी मसल्स का शॉर्टनिंग और लेंथनिंग हो रही है, मसल आपकी छोटी और बड़ी हो रही है। कैसे? जब मैंने इस डंबल को यहाँ पे ऐसे ऊपर खींचा तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्शन मूवमेंट किया, जिसकी वजह से मेरी जो बाइसेप्स मसल्स है ये छोटी हो गई। वहीं मैंने एक्सटेंशन मूवमेंट किया तो ये जो मेरी मसल है, बाइसेप्स मसल जो है, ये लंबी हो गई। तो शॉर्टनिंग और लेंथनिंग जिन मसल्स में हमारी होती है एक्सरसाइज करते समय, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। ठीक है, और इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1968 में आपकी ये एक्सरसाइज आई थी। तो ऐसे ही हम लोग आगे के भी जो क्वेश्चंस हैं, जितनी ज्यादा चीजें मैं आपको बता पाऊंगा उतनी ज्यादा चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा। ठीक है, चलो। बाकी आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेज जो थी ये आपका जे पेरीन ने दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसीलिए क्लासेस में कह रहा हूँ कि ज्वाइन कर लो। सारी जितनी चीज़ें हैं बहुत इजी बना देंगे आप लोगों के लिए, इतना आराम से आप पढ़ोगे, इतना एंजॉय करके चीज़ों को पढ़ोगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार हम लोग इतने बड़े एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं। सब बहुत आराम से कवर हो जाएगा। आइसोमेट्रिक जो आपकी है ये हेटिंगर एंड मुलर ने बनाई थी, एंड आइसोटोनिक जो आपकी है ये आपकी डी लॉर्म ने बनाए थे। ठीक है, डी लॉर्म एंड वॉटकिंस आई थिंक उन्होंने बनाया। चलो, थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज आपका डेफिनेशन पूछी गई है, डेफिनेशन ऑफ एंड्योरेंस। अब देखो, आपको मैंने ऊपर बताया था कि 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, और ये उनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है जिसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन को छोड़ने का ऑप्शन है। अब जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो देखो, फिजिकल एजुकेशन का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, वो सब अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं, और कभी कभी इन डेफिनेशंस को वर्ड टू वर्ड याद रखने का पॉसिबल नहीं होता, या फिर आप कभी कभी मिस कर जाते हो कि किस राइटर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में छोड़ सकते हो। पर इसका अगर मैं आंसर बताऊं तो इसका बैरो एंड मैकजी जो है, इन्होंने इसका ये जो हमारा डेफिनेशन है एंड्योरेंस की, ये दी थी। ठीक है, चलो। एंड्योरेंस बेसिकली क्या होता है? एंड्योरेंस आपकी एरोबिक कैपेसिटी होती है। एरोबिक कैपेसिटी क्या आपकी होती है? जब ऑक्सीजन की मदद से कितनी देर तक अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हो। जब हम लंबी रनिंग करते हैं 30 मिनट 40 मिनट, तो वो हमारा एंड्योरेंस बताता है। तो एंड्योरेंस और स्टैमिना एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क है, उसको हम लोग क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज फॉर एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में लोच बोल सकते हैं, कि हाईएस्ट रेंज ऑफ मोशन आपका जॉइंट्स में क्या हो सकता है, किसकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये हम नॉर्मली जब बात करते हैं फैमिली में या दोस्तों से, तो भी हम इसमें बात करते रहते हैं। तो इसका क्या आंसर सही होगा? नॉट पूछा है, नॉट यूज फॉर एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसका सही आंसर है आपका है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी को जज करने के लिए स्पेसिफिकली नहीं होती है। सर्किट ट्रेनिंग होती क्या है इसको समझ लो। सर्किट ट्रेनिंग में बेसिकली हम लोग अलग अलग स्टेशंस बनाते हैं बच्चों के लिए। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 6 स्टेशंस बना दूं, 1 2 3 4 5 6, तो पहले स्टेशन पे मैं बच्चों को बोलूंगा, मानो कि 6 बच्चे मेरे रेडी हैं अलग अलग स्टेशन पे करने। पहले स्टेशन पे जो बच्चा है, मैंने उसको बोला कि जैसे ही मैं गो बोलूंगा, आप पहले करोगे स्किपिंग 30 सेकंड्स तक। फिर जैसे ही चेंज होगा, आप स्टेशन नंबर 2 पे आके आप 30 सेकंड्स तक पुशअप्स करोगे। फिर स्टेशन नंबर 3 पे आके आप चिनअप्स करोगे। नंबर 4 पे आके आप प्लैंक करोगे। 5 पे स्क्वाट्स करोगे, और 6 पे एब्डोमिनल क्रंचेस करोगे। तो ऐसे मैंने अलग अलग स्टेशंस बना दिए, जहाँ पे एक ही बच्चा अलग अलग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर, या फिर एक से ज्यादा बच्चे भी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रेनिंग के मेथड है, रिपीटिशन है, इंटरवल है, फार्टलेक ट्रेनिंग है। इन सबको हम लोग अपनी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला हमारा चैप्टर है उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपका बैलिस्टिक मेथड, पीएनएफ मेथड और स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, इनसे आप फ्लेक्सिबिलिटी को जज कर सकते हो। बैलिस्टिक मेथड्स में बेसिकली जंपिंग एक्सरसाइजेज आपकी हो सकती हैं। पीएनएफ में आपका स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होता है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग आप नॉर्मली भी करते होगे, जब आप कूल डाउन करते होगे, जब आप 30 या 45 सेकंड्स तक अपनी किसी भी मसल को किसी एक पोजीशन पे जाके होल्ड करके रखते हो, जहाँ पे आपकी मसल स्ट्रेच होती है, तो वो आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहलाता है। ठीक है, और भी इसके जो है हम सब उसको क्लासेस में पढ़ेंगे। व्हाट डज साई स्टैंड्स फॉर? तो साई की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? साई की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब साई करता क्या है और ये कब बना था, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साई जो आपका है 1982 में आपका साई जो था वो आया था। ठीक है, साई करता क्या है? साई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बडिंग टैलेंट, इंडिया के जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टैलेंट होते हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको अपने यहाँ एडमिशन देता है, और पर्टिकुलरली उस गेम में वहाँ पे ट्रेन करता है। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो इस समय साई में भी होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और तैयारी कर रहे होंगे फिजिकल एजुकेशन या बीपीएड की, तो आपको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ये क्या है। बाकी एन एस एन आई एस, देखो कुछ और इंपॉर्टेंट इसके अलावा और भी, जैसे एन एस एन आई एस हो गया, एल एन आई पी हो गया, ठीक है, एल सी सी पी ई हो गया, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद आपका वाडा हो गया, नाडा हो गया, डब्ल्यू एच ओ हो गया,
ये इनके भी आपको ईयर्स पता होने चाहिए और ये क्या करते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनका काम क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको क्या है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा, साई का आई थिंक मिस्टेक हो गई, 1984 है ये। ठीक है, साई जो आपका है ये 1984 में आपका आया था। एनएसएनआईएस जो आपका है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये आपका 1961 में आया था। एलएनआईपी आपका 1957 में आया। एलसीसीपीई आपका 1932 में आया। वाडा आपका 1999 में आया है। नाडा 2005 में आया। डब्ल्यूएचओ आपका 1948 में आया। तो ऐसे इनके बारे में अभी हम क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है, किस ईयर में आई, तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी और भी हैं, वाईएमसीए कॉलेज भी है जो आपका 1920 में आया था। तो ये सब भी आपको क्लासेस में पढ़ना होगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे साई की फुल फॉर्म पूछी, आपसे एनएसएनआईएस की पूछ सकता है, आपसे एलसीसीपी की पूछ सकता है, वाडा नाडा डब्ल्यूएचओ किसी की भी फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग क्लासेस में कवर करेंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एट शक्ति नगर ग्वालियर? ठीक है, तो आप तो काफ़ी लोग इसी इंस्टीट्यूट के लिए कोशिश कर रहे हो जाने के लिए, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलएनआईपी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये करंट इसका नाम है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट तब बनता है, क्योंकि एलएनआईपी जब 1957 में शुरू हुआ था तब उसको वो किससे एफिलेटेड था? पहले वो विक्रम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, देन वो जिवाजी यूनिवर्सिटी के साथ आया, देन डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं एलएनआईपी के, जिसमें बीच बीच में इनके जो कॉलेज का नाम है ये भी बीच बीच में चेंज होता रहा। तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में दी हुई है, तो इसको भी हम लोग क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी भी जो और 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके नाम मैंने आपको ऊपर भी बताए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी हमें क्लास में पढ़ना है। चलो, इन विच ईयर वॉज आईओए एस्टैब्लिश्ड? अब आईओए है क्या? आईओए है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि जो भी कार्यभार, जितना भी काम है ओलंपिक का, ओलंपिक्स में टीम भेजना, टीम की प्रिपरेशन कराना, फंडिंग देखना, ये सब ओलंपिक्स, जो वर्ल्ड ओलंपिक्स का जो लेवल होता है, जो टूर्नामेंट होता है, चैंपियनशिप होती है, आप कुछ भी बोलो, इवेंट बोलो, जो कि होने वाला है अभी आपका 2024 में, तो उसमें भेजने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सारी चीज़ें कंट्री के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज करती है और मैनेज करती है। ये कब आई थी? 1927 में आई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम जान ले, तो हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो पीटी उषा आपकी इस समय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की करंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आईओसी की बात करूं अगर मैं, आपकी जो ओलंपिक कमेटी है इंटरनेशनल की, वो आपकी बनी थी 1984 में। ठीक है, और थॉमस बैक इस समय करेंटली उसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग, जो इंटरनेशनल कमेटी है ओलंपिक की, उसके बारे में भी हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। चलो, इफ नंबर ऑफ टीम्स आर ऑड देन नंबर ऑफ राउंड्स विल बी डैश इन अ साइक्लिक मेथड ऑफ फिक्चर्स। आप सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप साइक्लिक मेथड क्या होता है। तो जब हम लोग टूर्नामेंट्स वाला अपना चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमको फिक्चर्स के बारे में पढ़ना है, टूर्नामेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो वहां पे आप पढ़ोगे लीग टूर्नामेंट में, या फिर जिसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, उसके अंदर 3 मेथड्स आपको मिलेंगे फिक्चर्स बनाने के। पहला आपका हो गया साइक्लिक मेथड, सेकंड आपको स्टेयरकेस मिलेगा, थर्ड आपको टेबुलर फॉर्म मिलेगा। इन सब के बारे में हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब साइक्लिक मेथड में आपकी ऑड टीम्स का नंबर ऑड है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका इक्वल टू द नंबर ऑफ टीम्स। जितनी टीम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ राउंड्स आपके साइक्लिक मेथड के अंदर होने वाले हैं। अब बात आती है कि अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन होता तो क्या होता? तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता वो हो जाता n-1। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स। तो मानो कि अगर टोटल हमारे पास 60 टीम होती, तो 7-1 करते तो नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास सिंपली 6 आ जाता। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। तो यहाँ पे मानो कि अगर 5 टीम्स होती, तो हम n की वैल्यू लिखते 5, इंटू में करते 5/1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैचेस आपके हो जाते हैं 10। ऐसी नॉकआउट टूर्नामेंट के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, डबल लीग, सिंगल लीग, इन सब के फॉर्मूलाज होते हैं। उन सबको हम लोग क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट को 4 से 5 दिन देने पड़ते हैं, ताकि आप अच्छे से एक एक स्टेप को अच्छे से समझ जाओ और जल्दबाजी में चीज़ें ना हो। तो हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा। द कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल इज, अब जो बास्केटबॉल गेम है उसकी एक इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसका यहाँ पे नाम पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज फीबा, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है, फीबा क्यों लिखते हैं? ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है। फेडरेशन ने
दे इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, कुछ ऐसे करके होता है। बाकी नॉर्मल बोलेंगे तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपकी इंडिया की गवर्निंग बॉडी है बास्केटबॉल की। ऐसे ही आपको ICC का पता होना चाहिए क्रिकेट का। इंडिया में बात करूं तो वो BCCI है, ठीक है। फीफा आपको पता ही होगा। इंडिया की अगर बात करूं तो ये AIFF है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। फेडरेशंस के बारे में भी आपको देखो, जैसे बास्केटबॉल का पूछा है, वॉलीबॉल का पूछ सकते हैं, हॉकी का पूछ सकते हैं, क्रिकेट का पूछ सकते हैं, बैडमिंटन का पूछ सकते हैं, तो ये सब भी आपको, बैडमिंटन का आपको पता होगा, BWF जो है वो आपका वर्ल्ड बैडमिंटन को मैनेज करते हैं। तो ऐसे आप सारे जितने भी हैं नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उससे पढ़ सकते हो। द मीनिंग ऑफ इंट्राम्यूरल इज, इंट्राम्यूरल का मतलब क्या है? अब इंट्राम्यूरल है तो इसके साथ एक वर्ड आपको और पढ़ने को मिलेगा, दैट इज एक्स्ट्राम्यूरल, ठीक है। म्यूरल म्यूरल लगा लेना, ठीक है। इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है? इंट्राम्यूरल वो इवेंट्स होते हैं, फिर वो टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि आपके एक चार दीवारी के अंदर होते हैं। यानी कि जैसे आपके स्कूल में इंटर क्लास होता होगा, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, तो ये सब क्या है? आपका स्पोर्ट्स डे जो होता होगा स्कूल में, तो ये सब क्या है? आपकी स्कूल की चार दीवारी के अंदर हो रहे हैं, जिसमें वो बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही आपस में खेल रहे हैं, तो वो आपका होता है इंट्राम्यूरल। जब आप बात करते हो इंटर स्कूल टूर्नामेंट की, कि आपका स्कूल किसी दूसरे स्कूल के अगेंस्ट खेल रहा है, तो वो आपका हो जाता है एक्स्ट्राम्यूरल। तो ऑप्शंस में देख लो, विद इन द वॉल्स इन द इंस्टीट्यूट, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने बोला कि आउटसाइड की तो बात ही नहीं हो रही है, आपकी ही दीवारों के अंदर की बात हो रही है, तो आपकी विद इन द वॉल्स इन द इंस्टीट्यूट इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इसके फायदे नुकसान भी देखेंगे जब हम लोग क्लासेस में रहेंगे, तो ईजी हो जाएगा। In which of the following fixture method one team is fixed on the highest step which will play with all the other teams in the tournament, and in the next step down the next team is fixed to play with other remaining teams and so on। तो ये बेसिक सा एक डेफिनेशन दी हुई है जो मैंने आपको बताया था। हम लोग अलग अलग मेथड्स पढ़ने वाले हैं जो फिक्चर्स हमारे बनते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी? साइक्लिक मेथड की, जिसके हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो सिंपल सा साइक्लिक मेथड का जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसी को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का होता है साइक्लिक मेथड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या होगा? ये जो 1 नंबर की टीम है ये फिक्स रहेगी। ये पहला राउंड हो गया कि 6 ने 1 के साथ खेला, 5 ने 2 के साथ खेला, 4 ने 3 के साथ खेला। अगले में 1 यहाँ पे फिक्स रहेगी, लेकिन ये सब यहाँ पे क्या होंगे? आगे बढ़ जाएंगे। तो 6 यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ और 5 यहाँ। अब 5 1 से, 4 6 से, 3 2 से। तो ये एक पूरा क्लॉक वाइज आपका ये जो पूरा सिस्टम है चलता रहता है। इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। चलो, विच वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड ऑप्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद पोस्चर? इसमें से कौन सा पोस्चर से एसोसिएट या फिर रिलेशन नहीं रखता है? तो नॉक नी, राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट, ये तीनों ही आपके पोस्चर की डिफॉर्मिटीज होती हैं, लेकिन बैंकर्ड लेजियन जो होता है ये आपका बेसिकली शोल्डर डिसलोकेशन को हम इसे बोलते हैं, ठीक है। शोल्डर डिसलोकेशन जो होता है इसको हम ये बोलते हैं, और ये आपका जॉइंट की इंजरी होती है, तो ये आपका पोस्चर डिफॉर्मिटी नहीं है। नॉक नी, जब आपके दोनों घुटने आपस में टकराने लगते हैं तो उसको हम नॉक नी बोलते हैं। राउंड शोल्डर, जब आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, तो वो राउंड शोल्डर हो गया। और फ्लैट फुट में क्या होता है? आप जब कभी अपना पैर देखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर एक आर्क बना होता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप होता है, आप अपनी फिंगर को डाल सकते हो अपने पैर के नीचे से, लेकिन कुछ लोगों का जो फुट होता है वो फ्लैट होता है, सपाट होता है। तो उस कंडीशन में उन्हें हम फ्लैट फुट बोलते हैं, उस कंडीशन को, ठीक है, क्योंकि उसमें पेन, जो एथलीट होता है फिर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनको पेन होने लगता है। चलो, स्ट्राइक द ऑड वन डिसीज आउट, इसमें से कौन सा डिसीज है जो कि बाकी डिसीज से अलग है? 5 सेकंड का टाइम लो और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको तो आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचोगे। चलो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टाइफाइड। टाइफाइड क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉमन फ्लू, कफ और चिकन पॉक्स, ये तीनों ही आपके कम्युनिकेबल डिसीज हैं। कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में भी हमको पढ़ना है, क्या होता है जो कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं, फिर किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। तो कॉमन फ्लू ट्रांसफर हो सकता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। कफ, आप जब खांसते हो तो वो किसी दूसरे को भी लग सकती है। और चिकन पॉक्स, ये भी आपका एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बीच में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन टाइफाइड जो है ये बेसिकली आपका बैक्टीरिया की मदद से आपको ये हो सकता है, ठीक है। वाटर बॉर्न डिसीज ये है जो कि आपका बैक्टीरिया की मदद से आपके बॉडी में अंदर जा सकता है और आप बीमार हो सकते हो। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज? वाटर बॉर्न डिसीज इसमें से कौन सा है? तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आस्थमा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। आस्थमा आपका जो होता है बेसिकली आपको पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। डायबिटीज आपको इंसुलिन और आपकी बॉडी में शुगर लेवल अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से होगा। और हाइपरटेंशन आपका
पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हो गई, आप टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है। हाइपर टेंशन का मतलब ही ये है कि टेंशन बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई, जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है और आप एनजाइटी में हो, या फिर अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो आपको, जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो टाइफाइड आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका वाटर बॉर्न डिसीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होता है, इसको हमें क्लासेस में पढ़ेंगे, काफी बहुत सारी होती हैं, एक एक करके हम सबको समझेंगे। एब्रेशन, कंट्यूशन और स्ट्रेन, ये तीन जो होती हैं ये आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती हैं। डिसलोकेशन ऑफ बोन्स जो आपकी होती हैं ये आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में नहीं आएगा। अभी ऊपर जो हमने शोल्डर वाला पढ़ा था, शोल्डर डिसलोकेशन, तो ये आपका डिसलोकेशन ऑफ बोन्स में आएगा। एब्रेशन बेसिकली क्या होता है, जब आपका हाथ थोड़ा सा या फिर आपकी जो स्किन होती है वो सुपरफिशियल लेवल पे थोड़ी सी छिल जाती है, जो रेडनेस आप देखोगे आ जाती है, तो उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। कंट्यूजन क्या होती है, कभी आपने देखा होगा आपको कोई बॉल लगी या फिर आपको कोई बहुत जोर से चीज लगी, तो आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है, आपका एरिया जो होता है वो ब्लूइश हो जाता है, ब्लू या ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वो आपका कंट्यूजन होता है। और स्ट्रेन जो होता है ये आपको होता है आपकी मसल्स में, ठीक है, आप जिसको मोच बोल सकते हो, मसल्स में या फिर आपकी टेंडन्स में ये होता है। टेंडन्स क्या होते हैं, ये वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं टेंडन्स, जो कि आपकी बोन को आपकी मसल से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, स्केलेटल मसल से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ हम स्प्रेन भी पढ़ेंगे कि स्प्रेन क्या होता है। तो स्प्रेन आपका लिगामेंट्स में होता है, ठीक है। और लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टेंडन्स क्या है, मसल को बोन से जोड़ रहे हैं, और लिगामेंट्स क्या है, बोन को बोन से जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये वो फाइब्रस टिश्यूज हैं। चलो, मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय, सिंपल सा इसका आंसर है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स जो होती है ये आपको बताने में हेल्प करता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीजन आप कितना कंजम्पशन कर पा रहे हो जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ बैलेंस डाइट इज, अब आप बैलेंस डाइट लेते हो, आप एक डाइट लेते हो, तो उसमें अलग अलग सोर्सेज होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो किसका सबसे ज्यादा रोल होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा ये छुप गया है पेज की सेटिंग की वजह से, लेकिन ये है कार्बोहाइड्रेट्स आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अगर हम लोग इनके परसेंटेज की बात करें तो अराउंड 57% जो होता है आपकी मील में आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। फैट्स अराउंड आपका 30% होना चाहिए, और प्रोटीन्स आपका कितना बचा, 13% जो बचा, इतना आपका प्रोटीन होना चाहिए। तो जो मेजर एरिया कवर कर रहा है आपका वो है कार्बोहाइड्रेट्स 57%। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में जाना जरूरी होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका क्या आ जाएगा, एक मिनरल्स आ जाएगा और दूसरा विटामिन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। स्केलेटल मसल्स आर मेनली मेड अप ऑफ डैश टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। तो कितने तरह के मसल फाइबर्स आपकी स्केलेटल मसल में होते हैं जिससे आपकी स्केलेटल मसल बनती है, तो मेजरली दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। दो तरह के कौन कौन से होते हैं, आप इनको अलग अलग नाम से बोल सकते हो। एक आप इसको टाइप 1 बोल सकते हो, और आप इसको टाइप 2 बोल सकते हो। टाइप 1 मसल फाइबर और टाइप 2 मसल फाइबर, ठीक है। इनको हम टाइप 1 को हम रेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, टाइप 2 को हम वाइट मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। टाइप 1 को हम लोग स्लो ट्विच फाइबर्स भी बोलते हैं, और टाइप 2 को हम लोग फास्ट ट्विच फाइबर्स भी बोलते हैं। अब बेसिकली टाइप 1 जो होते हैं ये उन एथलीट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जिनका इवेंट एंड्योरेंस वाला होता है, जिनको लंबे टाइम तक एक्टिविटी को करना होता है। और टाइप 2 मसल फाइबर्स उन प्लेयर्स में ज़्यादा मात्रा में होती है जिनकी एक्टिविटीज़ बहुत क्विक टाइम की होती है, जैसे कि 100 मीटर या 200 मीटर की एक्टिविटी होती है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द टर्म फर्स्ट एड वॉज ऑफिशियली यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर करोगे, नहीं पता होगा तो नहीं आंसर करोगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, ठीक है। और ये उनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है जिसको आप चाहो तो उन 10 क्वेश्चंस में के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि आप श्योर नहीं, ठीक है। चलो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 20th क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे होने वाला है। स्प्रिंटर्स जनरली हैव डैश फाइबर्स। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था दो तरह के आपके फाइबर्स होते हैं, 1 और 2। मैंने आपको बताया था जो 100 मीटर 200 मीटर वाले होते हैं जिनको हम स्प्रिंटर्स बोलेंगे, उनके अंदर कौन सा फाइबर होता है, उनके अंदर होता है सेकंड वाला, ठीक है, जिसको हम लोग फास्ट ट्विच भी कह रहे थे, ठीक है, फास्ट ट्विच फाइबर्स। तो यहाँ पे क्या है, ऑल स्लो ट्विच, ऑल फास्ट ट्विच, इक्वल स्लो एंड फास्ट, मोर फास्ट ट्विच एंड लेस स्लो ट्विच। तो बिल्कुल 4 नंबर वाला जो है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पेपर का, कि किस तरीके से आपका पेपर बनता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे हमारी
पढ़ोगे पूरे चैप्टर को, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चंस बने हैं ये एक्चुअली में बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, बहुत ही इजी लेवल के हैं। बस शर्त आपके सामने एनटीए ये रखता है कि आपको पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ता है अच्छे से, ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस मत करो। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जिस तरीके के क्वेश्चंस ऊंचे लेवल पे, बड़े लेवल पे आते हैं फिजिकल एजुकेशन में, उसके कंपैरिजन में आपको बहुत ही इजी पेपर यहाँ पे सॉल्व करने को मिलता है और आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो। क्लासेस में हम लोग 2023 और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी करा रहा हूँ, 2023 वाला भी जो पेपर है, उसको भी हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद दोबारा सॉल्व करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं उसकी वजह से जो पूरा पेपर है वो आपके लिए कितना ईजी बन चुका है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी के 21 से 40 क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। बाकी जो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके पैराग्राफ वाले होते हैं, ठीक है, पैसेज टाइप के होते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पैसेज दिखाऊंगा कि किस तरीके के आते हैं और आप कैसे उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।